हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट 23 जनवरी जो आज पेपर हो रहा था, पूरा सोल्यूशन मैथ सोल्यूशन कराऊंगा। मैथ का सोल्यूशन होगा आज। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन रूट थ्री 4 रूट 5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला प्रश्न ये था, रूट 3 3 रूट 4 4 रूट 5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा प्रश्न था। तो इस प्रश्न को आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े क्रम में चलना है आपको। जैसे कि आपकी गिनती होती है, ये जो 1 2 3 होती है, जो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये जो क्रम है इसका नंबर काउंटिंग का, ये आरोही क्रम होता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जो गिनती जिस क्रम में लिखी होती है 1 2 3 4, वो आरोही क्रम में लिखी होती है। तो आरोही क्रम इनको बनाना कैसे है ये देखेंगे। आरोही क्रम बनेगा कैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। ये 1/2 है, रूट है। इसको 4 और 4 की पावर 1/3 लिखेंगे, और ये 5 और 5 की पावर 1/4। 2 3 4 का एलसीएम लेते हैं, और 2 3 और 4 का जो एलसीएम होता है दोस्तों, वो होता है 12। तो यहाँ पे 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। ये 12 एलसीएम हो गया। 2 से इसको कैंसिल किया, 6 आया। 2 3 से 3 चौके 12 और 4 3 12 कैंसिल हो गया। 3 की पावर 6 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 4 बचेगा, और यहाँ पे 5 की पावर 3। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में चलना। तो सबसे छोटी संख्या 125, इसका मतलब क्या है 125। तो सबसे छोटी संख्या ये होगी, तो सबसे छोटी संख्या ये होगी 4 रूट 5। ठीक है। फिर नंबर सेकंड में कौन आएगा, इसके बाद आएगा ये, इसको लिखेंगे 256। तो ये हो जाएगा 3 4। ठीक है। और उसके बाद रूट 3। तो ये जिस ऑप्शन में आपको मिल रहा है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ये जिस ऑप्शन में आपको मिला वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था आपका, अगला प्रश्न आपका था कि यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। पहला ऑप्शन माध्य और माध्याक, यानी माध्यिका, माध्य और माध्यिका। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है। बहुलक और माध्य और बहुलक, ये चीज कह रहा कि इसमें प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित कौन होगा, माध्य और बहुलक, यानी माध्य और बहुलक। क्या होगा इसमें, माध्य और बहुलक। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, माध्य और बहुलक। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा माध्य और बहुलक। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद का प्रश्न दिया गया था, इसके बाद का प्रश्न क्या था कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। 5 सेंटीमीटर कोई क्यूब है, यानी घन से प्रश्न आया था कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो सबसे पहले इसमें कितने होंगे। अब एक ही फलक पर रंग होने की संख्या जो मिलती है उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया आपको। क्या फार्मूला था, n-2 ऑफ होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, n-2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 6। n क्या है, n पहले निकालो। तो n होता है, n निकलेगा आपका इस तरह से, बड़े घन की, ठीक है, बड़े घन की भुजा बट एक छोटे घन की भुजा कितनी बोली गई, 1। यानी n का जो मान आया भाई वो कितना आया, 5 आया। समझ पा रहे हो ना बात। n होता है, n में कितने छोटे घन मिल रहे हैं यहाँ पे टोटल, जहाँ पे n की संख्या निकलेगी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे n का मान कितना आया, 5 सेंटीमीटर। तो 5 आया, n बराबर 5 रख दो, -2 कर दो, और होल स्क्वायर कर दो, इंटू 6 कर दो। 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर इंटू 6। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 से 6 का मल्टीपल करोगे तो आंसर आएगा 54। यानी आपका क्या आंसर होना चाहिए, 54 आंसर होना चाहिए। जितने लोग आंसर सही करके आए हैं वो बिल्कुल कमेंट करेंगे सर मेरे इतने सही हैं और इतने गलत हैं। ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 54 होगा।
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या हो सकता है? बड़े बेहतरीन प्रश्न आए हुए थे, अगर आपने थोड़ी सी भी जरा सी भी मेहनत की है तो प्रश्न जरूर करके आए होंगे आप। कह रहा है कि पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। पंचभुज, तो इसका भी एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। पंचभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? n वही होगा भुजाएं, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, भुजा। तो भुजाएं कितनी है? 5 है सर। 2 माइनस कर दिया इंटू 180, यहाँ पे 3 हो गया, और 3 को अगर 180 से हम लोग मल्टीपल करें तो आप जानते हो 540 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। आप लोग इसी साथ ले सकते हैं, ले लिया होगा। चलिए प्रश्न के अगले तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था आपका? अगला प्रश्न कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करना है। गुणनफल में आया था, ये भी बड़ा बेहतर प्रश्न आया था। ये तो सभी लोग करके आए होंगे, सभी लोग इस प्रश्न को करके आए होंगे। 59 इंटू 312। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट आंसर मैं बोल सकता हूँ कि इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा? 4 होगा। क्या करना है? इकाई अंक ये है, इकाई अंक ये है, इकाई अंक ये है और इकाई अंक ये है। इनका केवल गुणा करना था, इन सब का गुणा करना था और इकाई अंक बता देना था कितना था। आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 करोगे कितना आएगा भैया? 18 आएगा। 18 में इकाई अंक कितना? 8। 8 से अगर 6 का मल्टीपल करोगे कितना आएगा? 8 संग 48, और 48 में इकाई कितना? 8, और फिर 8 से करोगे कितना आएगा? 4, यानी 64, और 64 में इकाई कितना होगा? 4। इसी तरह से आपका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या होने वाला है ये देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था आपका? यदि दिए गए माध्य 4.5 है, यानी माध्य आपको, यानी औसत जो दिया गया है 4.5 दिया गया है। संख्याएं पहले लिख लिया जाए। इस प्रश्न में संख्याएं क्या दी गई थी आपको? 5, 7, 7, 8, x, 5, 4, 3, 1, 2, ये सारी संख्याएं थी इसमें। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? दिखाई दे रहा होगा सभी को? ये सारी संख्याएं थी। तो इसको प्रश्न करना कैसे है? इनका योग करना है, इन सबको जोड़ लेना है एक बार। और जब जोड़ोगे तो पहले माध्य कितना दिया गया है? तो माध्य इसमें दिया गया था 4.5, यानी औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग जरा आप करिए भाई। इनको जब जोड़ना है आपको सबको, ये सारी संख्याएं जोड़ लेनी है आपको। तो जब आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 42, और एक x भी है तो x कर दीजिए, और बटे ये संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये संख्याएं कितनी हो गई भाई? 10 हो गई। बटे 10 कर दिया। अब इसका गुणा इधर करोगे तो 45 बचेगा, यानी 42 घट जाएगा, कितना आएगा? 3, और ये किसके बराबर होगा? x, यानी x का मान निकल के आ गया 3, यानी x का मान कितना आ गया? 3। अब इनको आरोही क्रम में हम लोग सेट करेंगे, क्योंकि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसकी माध्यिका क्या होगी। तो आप जानते हो माध्यिका क्या होती है? आरोही क्रम में लिखो, इधर से बराबर लाइनें काटो, इधर से काटो। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है? 4.5। क्या मिलेगा फाइनल आंसर? 4.5 मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग करके आए होंगे। इसका आंसर होगा 4.5। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोला गया सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे है? तो इसका आंसर है R.A. फिशर। किसका आंसर है? क्या? R.A. फिशर है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न था एक त्रिभुज की आकृति बनी हुई थी इसमें ऐसे करके, एक त्रिभुज की आकृति बनी हुई थी ऐसे करके, और इस आकृति को कैसे करना था? ये। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम करता है। कह रहा है कि ये जो आपका त्रिभुज बोला गया ABC, त्रिभुज ABC, यानी ये A था, ये B था और ये C था। ठीक है, यहाँ पे E, F, ये D। क्वेश्चन बोला गया है कि ABC के मध्य बिंदु EFD या FED ऐसे करके बोला गया। ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका क्षेत्रफल किसके? ये 1/4 है ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1/4 होगा। यानी जिस ऑप्शन में 1/4 होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। बातें समझ में आ रही हैं? जिस ऑप्शन में 1/4 होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे हिसाब से जो मेरे पास सेट है उसमें सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, जो मेरे पास है उसमें सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है,
वो सेकंड ऑप्शन आपको हम बताते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू 1/4 त्रिभुज ए बी सी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे प्रश्न इसके हो गए। चलिए अगला उठाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य, यदि दिए गए किसी आंकड़े का समांतर माध्य ए है, ज्यामितीय माध्य जी, ठीक है ना, हरात्मक मान एच हो तो उसमें ऑप्शन दिए गए आपको। ऑप्शन किस तरीके से दिया गया था, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन था इसमें। ये ऑप्शन दिए गए थे आपको। अब इन ऑप्शन में से आपको बताना था क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। ठीक है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले होता है, जो सबसे बड़ी श्रेणी जो होती है वो होती है एपी, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन समांतर श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा। अब ये बड़ा है तो उसके बाद जो होता है जीपी, गुणात्मक श्रेणी। ठीक है, तो ये गुणात्मक वाला आ जाएगा और इसके बाद आता है आपका हरात्मक। तो ये ऑप्शन हमको जो मिला था वो थर्ड ऑप्शन में मिला था और यही हमारा सही है। हम इसको इक्वल भी बोल सकते हैं, तो इसको इक्वल भी बोला जा सकता है। ठीक है, इक्वल भी बोला जा सकता है। ये इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। बात है क्लियर। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः, दो संख्याओं का अंतर भी हमको दिया गया, यानी x माइनस वाई हम मान सकते हैं। अंतर, दो संख्याओं का अंतर 5 है और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 36 है। तो ऐसे प्रश्नों को तो हमने डायरेक्ट बोला था कि जब ऐसा दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसा कभी भी प्रश्न आता है तो आप डायरेक्ट लिखो। ऊपर अगर योग दिया गया तो योग लिखो, अंतर दिया गया तो अंतर लिखो, नीचे आपको जो गुणनफल दिया गया उसको लिखो। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ पा रहे कैसे हुआ ये। जैसे हमने दो संख्याएं मानी थी, इसमें एक x एक y, तो x का अपोजिट करेंगे तो 1/x, y का अपोजिट करेंगे तो 1/y। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो y माइनस x इंटू वाई, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी थी आपको। ओके, ये हमने डायरेक्ट किया। चलिए अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावन कौन थे, प्रतिभावान कौन थे। ठीक है, तो इसमें आर्यभट्ट दिया गया है, हरिश्चंद्र दिया गया है, श्रीनिवास रामानुजम दिया गया है और श्रीधराचार्य भी दिया गया है। ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो यहाँ पे जो आपका है ये थर्ड ऑप्शन, मेरे इस सेट के हिसाब से थर्ड ऑप्शन होगा, श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, श्रीनिवास रामानुजम इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद का प्रश्न क्या था कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है स्टूडेंट्स, किसी कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी इंटू एच, 2l प्लस बी इंटू एच। ये किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल जो है वो है कितना भाई, वो क्षेत्रफल है 660। कितना दिया गया है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्षेत्रफल है। आगे की कहानी क्या बोली गई, तथा लंबाई था उसकी, लंबाई तथा चौड़ाई। एक मिनट, इसको जरा सा इरेज कर देते हैं। अभी हम एक मिनट के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो यहाँ पे लंबाई भी मान लेते हैं और यहाँ पे चौड़ाई भी मान लेते हैं। लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई की दुगनी कौन है, लंबाई दुगनी है। तो यानी अगर चौड़ाई हम लोग x मानते हैं तो लंबाई 2x मानेंगे। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल समझिएगा इधर क्या होता है। अभी हमने लिखा था l प्लस बी इंटू एच, ये होता है किसी भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब फाइंड करना है तो होता है किस तरह है, 2l प्लस बी इंटू एच। ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमको दिया कितना गया था, 660।
अब यहाँ पे एल का भी इक्वल मान दिया गया है आपको। एल बराबर कितना है, यानी ये जो आपकी ब्रीथ है यानी बी है और ये आपकी एल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस यक्स। आगे क्वेश्चन में अगर आप पढ़िएगा, यदि कमरे की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे h का मान कितना है, 11 बराबर 660। 11 से इसको काट दिया तो 6 आ गया। ये आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3x बराबर 60। ये 6 हो गया, ये इससे कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूँ आपको, सोल्यूशन जो करा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है इसमें। तो समझ में आ रहा होगा जहाँ तक है। x बराबर कितना आ गया, इतना। तो यानी जब x बराबर 10 आ गया तो मैं लंबाई बोल सकता हूँ कि लंबाई जो मेरी होगी, लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर होगी, और चौड़ाई जो होगी वो 10 मीटर होगी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कमरे की तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताओ। तो उसका छत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। वो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही क्षेत्रफल होगा। यही क्या होगा, क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है, लंबाई 20 है और चौड़ाई कितनी है 10, तो क्षेत्रफल कितना आया, 100 मीटर स्क्वायर, सॉरी 200 मीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर था। ये इस सेट के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए था। चले आगे चलते हैं। आगे क्या प्रश्न है, कह रहा है कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 50 से छोटे यानी 1 से 50 तक, कहने का मतलब 50 से छोटे यानी 1 से 50 तक बोला गया था। और ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें होता कितना है, 15। कितना होता है, 15 होता है। आप निकाल के देखिए, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्ट गुणनखंड वो होता है यानी जिसके 2 गुणनखंड हो, वो संख्याएं अभाज्य होंगी। अब वो गुणनखंड जो होते हैं वो होने कैसे चाहिए, 2 गुणनखंड का मतलब है कि एक गुणनखंड वो स्वयं होना चाहिए और दूसरा वो संख्या होनी चाहिए। एक से कटना चाहिए और वो स्वयं होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। इस तरीके से जो गुणनखंड है वो सारी संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो 1 से 50 तक में आप देखिए कितने गुणनखंड ऐसे बनेंगे। 1 से 50 तक में ऐसे कितने गुणनखंड बनने वाले हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना। इसके ऑप्शन लिख देता हूं, पहले इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि ये प्रश्न ऑप्शन से इतनी जल्दी लग जाएगा, आप सोच भी नहीं पाते उसको, आप उसको सोच भी नहीं पाएंगे कितनी जल्दी लग जाएगा। ये ऑप्शन दिए गया है, ठीक है। कह रहा कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। तो ऑप्शन से आप करिए, डायरेक्ट एक ऑप्शन उठा लीजिए। हम इस वाले ऑप्शन को करते हैं क्योंकि यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कहा गया है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या का दुगना कर दिए यानी 14 का दुगना करेंगे तो 28 आएगा। और कह रहा है छोटी संख्या के 5 गुने, इसका 5 गुना कितना होगा, 25 से 3 ज्यादा है। ये 3 ज्यादा है कि नहीं भाई, अंतर 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पहली कंडीशन सही है। तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग, 3 गुने का योग 6 11 6 1 7 कितना है, 71 है। बिल्कुल 71 बोल रहा है। वे संख्याएं क्या है, तो वे संख्याएं क्या है, 14 और 5। वे संख्याएं क्या है, 14 और 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्या है अगला प्रश्न। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा, एक वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर यहाँ भुजा दी कितनी गई है, 8 दी गई है। 8 का स्क्वायर करिए आप, ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोला गया आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, L का मान दिया गया है 16, और क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल और आयत को जो क्षेत्रफल था दोनों बराबर थे, यानी इसके बराबर क्या होगा, 64। तो 16 चौके 64, तो b का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यही हमारा आंसर है। तो कह रहा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर।
यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बेहतर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बड़े आसान प्रश्न थे, आप आसान तरीके से करके आए होंगे। और अगर आप प्रैक्टिस सेट जो भी प्रीवियस ईयर के पुराने पिछले जो पेपर हो चुके हैं, अगर आप उनको सॉल्व करके गए हैं तो आप पक्का बिल्कुल कंफर्म मैं कह रहा हूँ कोई प्रश्न छोड़कर आए ही नहीं होंगे, क्योंकि 2017 का पूरा सोल्यूशन पेपर है ये, 2017 का ही पेपर इस बार आउट हुआ है। चलिए, तो ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी उसके विक्रय मूल्य यानी एसपी का 3/2 है, तो लाभ तथा हानि बताइए। भैया कोई वस्तु आप 3 रुपए में खरीद के लाते हो, 2 में बेचते हो, तो हानि हुई कितने की हो गई? 1 की हो गई। ये हानि हुई किसमें? जिसमें लाए थे, यानी 3 में। और 1/3 को सबको जानता है क्या लिखा जाता है? 33 सही 1/3% आपका करेक्ट आंसर होगा। 33 सही 1/3% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बिल्कुल आसान था ये, कि 12 1 2 1 2 इस तरीके का कोई प्रश्न था। कह रहा 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब जी कोई प्रश्न भी था? कोई प्रश्न नहीं था। 12 से भाग करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी इसका यही आंसर है, ठीक है। 12 से भाग करने पर शेषफल कितना है? 4 है, बिल्कुल सही आंसर है ये। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। तो कह रहा था A + B + C/C। क्या प्रश्न था? बेहतर प्रश्न था। A का मान कितना है? 3, B का मान कितना है? 4, C का मान कितना है? 7 है। कैसे है? कुछ भी कांस्टेंट मान लीजिए आप। तो यहाँ पे A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर कितना हो जाएगा? 3, B बराबर कितना हो जाएगा? 4, C बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब A B C के मान दे दिए गए, यहाँ पे तीनों का योग पूछा गया है आपसे। A B C तीनों के मान दिए गए हैं और यहाँ पे तीनों का योगफल पूछा गया है, तो इनको जोड़िए। 7 और 3 10, 4 14 हो जाएगा। और C, तो C का मान 7 है, इसको कैंसिल कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। करेक्ट हो गया आंसर, खत्म हो गया, ये भी सही हो गया, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसका सही आंसर क्या है? मंगलवार है। इसका सही आंसर क्या है भाई? मंगलवार है, ठीक है। करेक्ट आंसर मंगलवार है। आप इस प्रश्न को बिल्कुल सही करके आए होंगे। आप जाइए, हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, कैलेंडर का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे गलती की है। और अगर आपने बिल्कुल सही करके आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न था आपका 1/3 पावर -3 -1/4 पावर -2 1/4 पावर -3, इस तरीके का प्रश्न था, ठीक है। अब ये प्रश्न में कोई दिक्कत क्या थी? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। आप इसको सॉल्व करके आए ही होंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके बिल्कुल आए होंगे। देखो, जब कोई माइनस होता है उसको प्लस बनाने के लिए इससे प्रोकर कर लेते हैं उसका हम। तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, जरा समझिएगा। ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 की पावर 3 हो जाएगा, इस तरीके से। अब 3 की पावर 3 हम इसको बोल सकते हैं कि ये सर 27 लिखा हुआ है, ये 16 बोल सकते हैं इसको। और भाग किससे करना है? 3 की पावर और 4 की पावर 3 यानी 64 बोल सकते हैं। तो इसको इसमें लेस कर दीजिए, यानी 11 को भाग करना है 64 से, यही आपका आंसर। यानी ऑप्शन मिलेगा 11/64। 11/64 आपके ऑप्शन में भी था और ये करेक्ट आंसर भी था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं क्या है। तो जब किसी त्रिभुज की कोई त्रिभुज बनाना होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए।
फिर क्या बोलते हैं, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर है, किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर है ये क्या है, ये हमेशा और हमेशा इनका अंतर छोटा होगा। किससे छोटा होगा, तीसरी भुजा से, यानी तीसरी भुजा हमेशा बड़ी होगी किन्हीं दो भुजाओं के अंतर से। ठीक है, तो ये जो कंडीशन फॉलो हो रही थी ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग फॉलो हो रही थी 6.3, 5.9 और 4.6, इस वाले ऑप्शन में ये कंडीशन फॉलो हो रही थी। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, किन्हीं भी, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो, अंतर तीसरी भुजा बड़ी होगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इनको फॉलो कर रहा था। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था आपका, अगला प्रश्न बेहतर प्रश्न है जिसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। एक खंभे, कह रहा कि एक खंभे का 4/7 भाग, 4/7 भाग, कितना भाग, 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग, 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी। बेहतर तरीके से देखना, जब कभी भी आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन मिले तो पूरी माप मापने का सीधा यक्स वगैरह कुछ भी नहीं मानना क्या, जो इनका एलसीएम होगा। तो भैया इनका एलसीएम कितना होगा, आप जानते हैं कि इनका एलसीएम 21 होगा। हमने मान लिया कि पूरे खंभे की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस खंभे की धसा कितना, पहले तो ये देखो कि कीचड़ में गया कितना, पूरा खंभा के हमने लंबाई कितनी मानी, 21 मानी। अब कितना कीचड़ में धस गया है, वो 4/7 भाग धसा है, 4/7 निकाल लीजिए आप, 7 एकड़ 7, 7 3 21, 4 × 12, यानी 12 मीटर जो था खंभा था वो धस गया है। तो निकला कितना है, निकाला कितना है आपने, तो 12 धसा था, निकाला 1/3 है, तो 3 एकड़ 3, 3 चौके 12, 12 धस गया, 4 मीटर निकाल लिया, तो बचा कितना, 8 मीटर बचा। अरे भैया 8 मीटर हम भी बोल रहे हैं बचा है और क्वेश्चन वाला भी बोल रहा है कि 8 ही बचा है। तो 8 का मान 8, तो 1 का मान 1, अगर 1 का मान 1 तो 21 का मान 21, यानी करेक्ट आंसर क्या था, 21 मीटर, यानी खंभे की लंबाई कितनी थी, 21 मीटर थी। आप इसकी शॉट ले लीजिए, खंभे की लंबाई 21 मीटर थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर था ये, 21 मीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी, यानी बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना हुआ, पहले तो ये देखो, 15 20 12 15 20 का एलसीएम 60, 12 15 20 का एलसीएम 60। और आप ये जानो कि ये होता क्या है, ये होता है कुल कार्य। ये क्या होता है, कुल कार्य होता है। ये इनकी इफिशियंसी होती है, एक दिन का कार्य होता है, एक दिन की कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए भाई, तो इसको जरा इनको डिवाइड करते हैं तो 12 पंचे 60, यानी कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इनको डिवाइड किया है 15 चौके 60, यानी 4 आ जाएगा, और यहाँ से अगर डिवाइड किया जाए तो 20 दिया। तो यहाँ पे जब इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो जरा देखना, ए कितनी बार आएगा, 2 बार, बी कितनी बार आएगा, 2 बार, सी कितनी बार आएगा, 2 बार, सारी संख्या 2 बार आ रहे हैं अक्षर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको भी जोड़ो, 5 और 4 9 और 3 12, और यहाँ से 2 आ रहा था तो 2 बटे कर दिया, तो बराबर कितना आ गया, 6। यानी ये बात जो समझ में आई है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को एक दिन में जो करेंगे वो 6 काम करेंगे। यानी ए बी सी एक दिन में 6 काम करते हैं। तो पूछा गया कि ए कितना काम करेगा, ए ये पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो एक निकालना है तो बी और सी को भगा दो, तो बी और सी को भगाने के लिए मतलब एक दिन में कितना काम, 4 काम, हमने भगा दिया, तो ये कट गए, तो ए का मान कितना आ गया, 2। यानी ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा भाई, तो 60 बटे 2 कर दो, कितने दिन में आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 30 दिन होगा। बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल। आप कैसा प्रश्न करके आए, आप क्या आंसर करके आए, कमेंट में मत बताना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमेशा सारे सॉल्यूशन और अच्छी तरीके से स्टडी कराई जाएगी। ठीक है,
आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 14। क्या बोला गया? 14/33 42/55, 14/33 42/55 21/22। ये प्रश्न था 21/22 का मासा कितना होगा। अब मासा जब कभी भिन्न का पूछा जाता है, मासा जब कभी भिन्न का पूछा जाता है तो सिंपली उसमें जिस लासा अगर पूछा जाए तो अंश का लासा निकालना है, अगर मासा पूछा है तो अंश का मासा निकालना। तो मासा एक ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों को काट दे। तो आप सभी कहेंगे सर 7 काटेगा, और बटे इनका लासा लेना है। तो आप देख रहे थे उस ऑप्शन में, जो आपको ऑप्शन दिए गए थे पेपर में, 7 अंश में केवल एक ही बार था, यानी जो हमारे इस पेपर के हिसाब से मेरे उसमें फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है 7/330। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते थे, ठीक है। तो आपका आंसर कि 7/330। इनका क्या लिया गया? लासा लिया गया, ठीक है। ओके, अब ये समझ नहीं पा रहे होंगे आप लोग कि लासा लिया कैसे। तो भाई इनका मल्टीपल कर दो, 11 × 3 कर दो, 5 × 11 कर दो, और इनका 11 × 2 कर दो। तो 11 11 सब में आया, 3 एक में आया, 5 इसमें आया। तो अब कैसे करेंगे भाई? 3 बचे 15, यानी 15 और 2 भी है, ठीक है। तो 3 बचे 15, 15 दूना 30, 30 का 0, और 3 बचा 11 3 33। तो वही हो गया। बातें समझ में आ रही? इस तरीके से हो जाएगा। नॉर्मल तरीके से आप कर सकते थे प्रश्न को, प्रश्न में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। सारे प्रश्न अच्छे थे, आप थोड़ा सा भी पढ़ कर गए हैं तो प्रश्न करके आए होंगे। अगला प्रश्न था आपका 7 + 2√10। बोला गया था कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल मतलब ऊपर इस तरीके से, इस तरह लिखा हुआ नहीं था प्रश्न, ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये वर्गमूल ज्ञात करना था। तो इसका क्या आंसर था? तो इसको कैसे करना था? a + b²। इसको ऐसा तोड़ो, इसको हम √2 कह सकते हैं, √2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और √5 का स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस 2√2 × 5। देखो a² + b², इसका स्क्वायर करो, इनको जोड़ो, साथ ही आ रहा है ना, और 2ab, ये वही 10 2ab, यानी ये किसका पार्ट है? 2ab का पार्ट लिखा हुआ है। तो वही संख्याएं आ रही हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि √2 + √5, यही मेरा आंसर होगा। √2 + √5 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन दिया गया थर्ड में, ये ऑप्शन दिया गया था थर्ड ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न दिया गया कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो पहले समबाहु त्रिभुज बनाए थे हम लोग, एक समबाहु त्रिभुज। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती है। फिर बोला गया कि यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है, त्रिभुज की एक भुजा क्या है? 4/3 है। भाई ये भी 4/3, तो ये भी 4/3, तो ये भी 4/3। अब कह रहा एक भुजा उभयनिष्ठ है, लेकिन वर्ग भी बनाया गया। तो इसके मतलब इससे ऐड करके बनाया गया होगा, कुछ ऐसे करके, कुछ इससे ऐसे करके बनाया गया होगा, ठीक है। कह रहा कि एक भुजा उभयनिष्ठ भी है, ठीक है, कुछ ऐसे करके, यानी ये भी 4/3 ही होगा। जब एक भुजा उसकी 4/3 होगी तो ये भी 4/3, ये भी 4/3, और ये भी 4/3। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें? तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है परिधि की माप, यानी इस पूरी बाउंड्री की माप कर दीजिए। बाउंड्री जितनी भी दी गई है उनकी माप कर दीजिए। तो भाई करता हूँ, एक यहाँ से कम करते, ये 1 2 3 4 5। कुछ बच्चे क्या किए होंगे कि इसको भी ऐड किया होगा। ये बाउंड्री नहीं है, ये अंदर की बात है, हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? बाउंड्री, ये आपकी बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री होगी आपकी। तो जो परिधि होती है उसकी माप करनी है ना आपको, ठीक है। तो ये होती है परिधि। जैसे हमने ये कहा और हमने कहा ये, अब हमने कहा कि परिधि बताओ, इसकी क्या होगा? परिमाप क्या होगा? तो परिमाप ये होगा ना, इसका ये परिमाप होगा, ना कि ये तो परिमाप नहीं होगा ना, ये तो परिमाप नहीं होगा। परिमाप केवल ये चीज होती है। बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पे कुछ लोगों ने गलती कर दी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो यानी 4/3 × 5, तो 4 5 20,
और 20/3, 3×18, 2/3। ये जिस भी ऑप्शन में सही है 6 सही 2/3 इसका आंसर था। और ये ऑप्शन में आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, हमारे सेट जो हमको मिला है उसमें मिला था 6 सही 2/3, ये फर्स्ट ऑप्शन में 6 सही 2/3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? वेरी सिंपल, 99 से क्या था? 99 से वो संख्या विभाजित होगी जो 11 से विभाजित होती है और जो 9 से। आपको 9 और 11 से विभाजित होने का रूल पता होना चाहिए। और वो संख्या क्या थी, हम ऑप्शन में आपको बता रहे हैं। ये जिस भी ऑप्शन में आपके पेपर में दी गई थी ये संख्या विभाजित थी। ठीक है, आप चेक कर लीजिए एक बार। 11 से विभाजित होने का रूल क्या होता है भाई? 11 से विभाजित करने का रूल होता है कि सम स्थान तथा विषम स्थान तथा सम स्थान के अंकों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये। तो 5 3 8 1 9, 9 हो गया। अब यहाँ पे 4 4 8 और 1 9, अंतर कितना है? 0। हमने कहा 0, अगर 0 है तो संख्या 11 से बिल्कुल डिवाइड है और इनका योग 9 से विभाजित होना चाहिए, संख्या 9 से विभाजित हो जाइए। 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 17 18। अब 18 बताओ 9 से कटता है कि नहीं कटता है? बिल्कुल कटता है। तो ये संख्या 9 से विभाजित थी और 11 से विभाजित थी, इसलिए ये संख्या 99 से विभाजित थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। आगे कैसे करने हैं प्रश्न को? सिंपल प्रश्न थे। और अगला प्रश्न कहा कि पाई क्या है? कितनी बार बताया जाए पाई क्या है? पाई क्या है? सबको जानता है पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबको जानता है, 100% लोग इसको करके आए होंगे। फिर एक बढ़िया प्रश्न था थोड़ा सा, 10⁻³ बराबर 125। तो कह रहे थे इसका मान बताओ क्या होगा। क्या प्रश्न था ये? ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 और x होल पावर, ये 3x ही लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 5/3। अगर आधार यानी घाते बराबर हैं तो आधार ही बराबर होते हैं, ऐसा आप पढ़ चुके हो। अगर आधार बराबर तो घाते बराबर होती है। तो यहाँ पे आधार नहीं बराबर है, घाते बराबर है, तो आधार बराबर होगा 10 की पावर x बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x पावर -2। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते थे 10 पावर x की जगह पे क्या लिख सकते थे? जरा देखो, 10 पावर x की जगह पे लिख सकते थे 5। क्या लिख सकते थे? 5। तो इस जगह पे 5 लिख दो। और 5 पावर कितनी है? -2। और इसको प्लस बनाने के लिए 1/5 और होल स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर 1 और 5 के स्क्वायर 25, यानी 1/25 इसका करेक्ट आंसर था। 1/25 इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न था 160/75 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक का मान क्या होगा? इसका आंसर था 96। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 96 आंसर था। कैसे लगाना था समझते हैं। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याएं थी कि 160/75 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी ये भाज्य दिया हुआ था 160 और 75। ठीक है, किसी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी वो भाजक आपको फाइंड करना है। इंटू भागफल कितना दिया गया है? तो कह रहा भागफल 167 बचता है और प्लस 48 शेषफल बचता है। तो पहले तो 48 इसमें घटा दीजिए आप। तो जब इसमें आप 48 घटा देंगे तो 8 7 15। ठीक है, तो आप घटा दीजिए इसमें पूरी तरीके से, इसको इसमें माइनस हो जाएगा ना, तो 16 0 चलिए देखते हैं, ये माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 160/75 को किसी संख्या से भाग देने पर 167 शेषफल बचता है, सॉरी 43 है यहाँ पे, कितना है? 43 है यहाँ पे, कितना है? 43।
चलिए इसको माइनस जब करते हैं हम लोग, तो जब ये चीज़ इधर आ जाएगी तो ये माइनस ट्रांसफर होगी, तो ये 0 माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 यानी 32 बचेगा, और ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए सर से। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, भाजक मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, भाजक मिलेगा। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे, तो इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96। आप डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इसके साथ ले लीजिए आप सभी लोग, 196 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या था आपका। सारे प्रश्न हो गए हैं आपके, सारे प्रश्न हो गए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सारे प्रश्न हो गए शायद आपके, सारे के सारे प्रश्न हो गए, सब प्रश्न हो गए लगभग लगभग। सभी प्रश्न हो गए आपके। ठीक है, आप लोग अपने आंसर की चेक कर लीजिए, कितने प्रश्न किसके सही हैं। सभी लोग लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी ये समझ सकें कि मैथ में वो कितने प्रश्न करके आए हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।